हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और बहुत सारे टाइप्स के एडसॉर्प्शन थे वो देखे थे। अब हम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। सो आइसोथर्म का मतलब होता है एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ने वाले वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मेन इसमें हाईलाइट यही है कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबार्स होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, क्या है इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द यार अभी देखना, अभी बी ही लिखा जाएगा मेरे से। एड्जॉर्ब्ड बाय adsorbent and the pressure or the concentration of solution at constant temperature is called आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म लिखना है यहाँ पे, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका मतलब क्या है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। द रिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट जो सब्सटेंस होगा जिसपे एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसका और प्रेशर का रिलेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन। इसके हम प्रेशर के बारे में अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, देन कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बेंट और प्रेशर का रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे एट टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब इन दोनों की बात हम करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा उनके बारे में बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, इस टर्मिनोलॉजी को, इसको एक्सटेंड ऑफ एब्सॉर्प्शन भी बोला गया है, एक्सटेंड ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस्ड बाय x by m, whereas x is बोल सकते हैं absorbate, and here it is mass of adsorbent। जो एब्जॉर्ब करता है उसका मास या फिर अमाउंट लिख सकते हो, और वो जो है वो क्या है, एब्जॉर्बेट है, जो एब्जॉर्ब होता है उसका, या फिर यहां पे लिख सकते हो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्बेट। मोस्ट ऑफ गैस होता है इसलिए हमने गैस लिखा। ओके, ये एब्जॉर्ब लिखना पड़ेगा कि चलेगा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस। एब्जॉर्बेट लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एब्जॉर्ब्ड गैस। ओके, क्लियर। तो ये हमारी चीज है, आइसोथर्म किसे बोलते हैं उसके बारे में। ओके, क्लियर। तो ग्राफ देख लेते हैं हम। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, रिलेशन है इसका एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दैट इज x by m
लिखना हो तो लिख सकते हो एक्सटेंड ऑफ एडसॉर्प्शन x by m versus pressure that is P. ओके तो यहां पे क्या होगा जो हमने आगे देखा हुआ है कि जैसे जैसे आप प्रेशर डालोगे क्या होगा, एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो स्लाइटली एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, देन स्लाइटली मॉडरेट हो जाता है, देन कुछ देर के बाद जो है वो कुछ कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं मिलता हमको, कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ हमको मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखो यहां पे, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, एकदम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन कुछ पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया। सो दिस पॉइंट इज, वी कैन से दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। ओके, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये जो ये भी बढ़ नहीं रहा है, ये एब्सॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा है, ये ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे जो हमारा प्रेशर है वो हम बोल सकते हैं सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोल सकते हैं हम, सैचुरेशन प्रेशर। ओके, और दिस वन इज अ सैचुरेशन पॉइंट। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, एट फर्स्ट प्रेशर इंक्रीजेस, x by m increases at first, only for first condition, but at ps, that is saturation pressure, इसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर दिस x by m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, देखो ये अभी बढ़ नहीं रहा, ये है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, पहली चीज तो है कि अब यहां पे ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, तो मैं यहां पे बता देता हूं एक्सप्लेनेशन क्या होता है। आफ्टर अ सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है, the process is यहां पे इसकी जगह अचीव लिख लेते हैं, अचीव चीज इक्विलिब्रियम, प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। ओके, ये जो प्रोसेस है ना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। अब इक्विलिब्रियम अचीव करना मतलब क्या है, आपने 11th में मैंने आपको बताया होगा कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम अचीव होती है। जैसे कि अगर ये रिएक्शन मान लो, ठीक है, ये कुछ ऐसे रिएक्शन होती है CH3COO माइनस H+, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ये इससे हमें पता चलता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे का और पीछे का दोनों का। तो ये जो इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने पढ़ा था डायनामिक नेचर। क्या पढ़ा था, डायनामिक नेचर। व्हाट इज डायनामिक नेचर, इस स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि जितना ये टूटेगा उतना ही वापस से बनेगा, है ना। तो हमको लगता है कि अभी रिएक्शन रुक गई है, बट ये ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है। बट ये क्या होती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट विच मेड, the amount of product which made is reversely converted into reactants। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही टूट के वापस से रिएक्टेंट में चला जाएगा। दैट इज द डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब है कि हमको लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, बट रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है,
उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एडसॉर्प्शन जितना हो रहा है, एडसॉर्प्शन, ठीक है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। जितना एडसॉर्प्शन हो रहा है उतना क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है। इसलिए हमको लग रहा है कि अभी ये कांस्टेंट है, लेकिन एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन ऑल्सो अकर्स ऑफ एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, बट रेट क्या हो गया, सेम हो गया, इसीलिए ये जो है वो कांस्टेंट दिखा रहा है। समझ में आया? तो इसको पीएस को इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोल सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम प्रेशर। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये आइजोथर्म है, ये कंसेप्ट है आइजोथर्म का, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये नई चीज मार्केट में आ गई, मतलब कि कुछ नई चीज आएगी तो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेम वे में क्या किया कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, ग्राफिकल इसको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किए इस पे, फिर मैथमेटिकली बहुत सारे जो इक्वेशन थे वो दिए। तो उनमें से हमारे सिलेबस के अंदर फ्रीडलिच आइजोथर्म का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट करो, इसके बाद हम वो पढ़ते हैं। तो फ्रीडलिच जो थे उन्होंने भी इस पे काम किया और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इक्वेशन दिया था, दैट इज x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू 1/n। ओके, ये इक्वेशन उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे तो हमको मालूम है x इज अ मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, m is mass of adsorbent, k and n both are constant, okay, p is pressure and x by m अगर करना हो तो कर सकते हो। extent of adsorption, x by m को क्या बोलेंगे, extent of adsorption, ओके। ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड बोल सकते हो नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और गैस पे डिपेंड करती है, ओके। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो ग्राफ तो सेम ही जो हमने पढ़ा हुआ था वैसा ही है, x बाई एम टू, यहाँ पे अगर मान लो P प्रेशर, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर लिया था, अलग अलग टेम्परेचर पे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए थे और सबको साथ में ले लिया। और ये जो था मान लो कि 273 केल्विन, ये 244 केल्विन और ये समथिंग 195 केल्विन पे था, ठीक है। हमारी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वही। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको ग्राफ जो है कुछ ऐसे मिले थे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आइजोथर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये ग्राफ वाला, ये टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, उन्होंने बोला कि इफ़ यहाँ पे अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम एग्जैक्ट ले ले तो सबके लिए आप देखोगे तो ये जो प्रेशर है वो हमको डिफरेंट मिल रहा है, देखो, है ना। अगर प्रेशर डिफरेंट ले ले और टेम्परेचर हमने देखा तो देखो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन डिफरेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ वी कांस्टेंट, यहां पे लिख लेना, वी टेक कांस्टेंट प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर,
एक्सटेंड ऑफ एडसॉर्प्शन also increases, मतलब कि डिफरेंट टेम्परेचर के लिए जो हमको एडसॉर्प्शन मिल रहा है वो सिर्फ वो बहुत ही मतलब कि दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में कि हमें ज़्यादा एडसॉर्प्शन मिल रहा है, मतलब कि प्रेशर के बजाय अगर टेम्परेचर हम डिफरेंट लेंगे तो हमको एडसॉर्प्शन में बहुत सारा फायदा होगा, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे अगर मान लो कि इस इक्वेशन में लॉग ले ले ln x बाय m ln k प्लस 1 बाय n ln p, ठीक है। अगर इसको हम इसके y इज इक्वल टू c प्लस mx से हम अगर कंपेयर करें तो ये y एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस पे और ये तो स्लॉप बनेगा, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कुछ ऐसी वैल्यू हमको मिलेगी। ये y एक्सिस पे तो ln x बाय m, ये x पे ln p, ठीक है। ये हमारा ln k और स्लोप की वैल्यू जो होगी दैट इज प्लस 1 बाई n, ठीक है। ऐसा कुछ हमको मिलेगा, ओके। बिकॉज ऑफ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए, ओके। x बाय m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है इसलिए हमको कुछ ऐसा जो है वो मिलेगा, ओके। तो 1 बाय m की n की जो वैल्यू है, ये 1 बाय n की वैल्यू वो 0 to 1 होती है, ठीक है। 0 to 1 होती है, मतलब कि पॉइंट में आप बोल सकते हो कि कहीं पे भी हो सकती है ये 0 to 1 में, ओके। तो अगर 3 कंडीशन के लिए बात करें, फर्स्ट जो हम ले लें तो अगर मान लो लो प्रेशर की बात करें, इन द केस ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अभी लो है यहाँ पे, तो 1 बाय n की वैल्यू अगर मान लो कि 1 है तो हमारा क्या मिलेगा, x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी 1 बाई 1 दैट इज 1। तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे दिख रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है। अगर k निकाल दे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p से, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लो प्रेशर पर। पहले लो प्रेशर में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो x बाय m इंक्रीज करते ही प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो x बाय m इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करते ही x बाय m यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ये भी यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ये भी यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में दोनों एक दूसरे के लीनियर है, x बाय m इंक्रीज होगा जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें, इंटरमीडिएट प्रेशर इन द केस ऑफ अगर मान लो कि 1 बाय n की वैल्यू 0.2 से 0.6 के बीच आ रही है तो x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम नहीं बोल सकते, 1 बाय n थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी हो रहा है, मतलब कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि स्लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसके जैसा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे लीनियरली लिख लेते हैं, लीनियरली सीधा बढ़ेगा। हियर इफ प्रेशर इंक्रीजेस x बाय m स्लाइटली इंक्रीजेस, थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ ने हमने आगे के ग्राफ में हमने देखा था वैसा ही यहाँ पे ये एक ग्राफ ले लो, एक ग्राफ देखा था हमने, थोड़ा सा यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ रहा है, एकदम यहाँ पे जो बढ़ रहा है वैसा नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखोगे थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ तक, तो ये इंटरमीडिएट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लो प्रेशर वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारा इंटरमीडिएट वाला पोर्शन, ये लो प्रेशर, ये इंटरमीडिएट, ये दोनों चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन जो है वो अगर मान लो कि हाई प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर पे अगर मान लो 1/n की वैल्यू 0 होती है तो x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 0। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है, देखो, है ना। इफ वी प्रेशर कुछ नहीं हो रहा है, इंक्रीज करो नहीं करो, x/m क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। वो भी हमको मिल रहा है यहाँ पे, हाई प्रेशर पे भी कांस्टेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम हो रहा है ना। ओके, क्लियर। कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, एनसीईआरटी में देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर तो नहीं आता एलएन वाले, लॉग वाले, ठीक है। बहुत सारे हो गए आगे, लॉग वाले किए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सब पचाने जाओगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म देख लिया। इसके बाद हम जो मैंने आगे बोला दूसरे जो सॉल्यूशन वाला है वो देखेंगे। अब हमने प्रेशर वाला कर दिया, ओके। तो इस वीडियो के अंदर हम एडसॉर्प्शन फ्रॉम अ सॉल्यूशन फेज देखेंगे, क्योंकि पहला जो था हमने गैसेस के बारे में देखा था कि जिसके अंदर एब्जॉर्बेट जो थे वो गैसेस थे। अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मान लो कि 1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है, दैट मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर, ओके। इसका मीनिंग होता है 1 मोल इन 1 लीटर, ठीक है। तब इसकी जो पीएच थी दैट इज अराउंड मान लो कि 3, वी कैन से दैट मोर एसिडिक, पीएच अगर 3 होगी तो मोर एसिडिक है। बट आफ्टर एडिंग सम अमाउंट ऑफ चारकोल इन दैट सोल्यूशन, कुछ अमाउंट में चारकोल उसके अंदर ऐड किया गया, देन पीएच जो हमें मिली दैट इज 5, विच इज नियरली न्यूट्रल, ओके, नियरली न्यूट्रल हो गई। जब पहले 1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था वो 3 थी, लेकिन आफ्टर एडिंग चारकोल द पीएच शुड बी और पीएच विल बी 5, तो पीएच चेंज हो गई। सो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या बोलता है, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं हम, चारकोल एड्सॉर्ब सोल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड। जो हमारा सोल्यूट है इसके अंदर क्या है, एसिटिक एसिड या एड्सॉर्बेट भी बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस द पीएच ऑफ that solution is, हम बोल सकते हैं decreased from 3 to 5, क्योंकि हमने क्या किया था, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर चारकोल ऐड किया था और इसीलिए क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो गया। वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो अगर मान लो कि ये मतलब कि एब्जॉर्ब हो गया, किसने किया, चारकोल ने किया, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन का चेंज हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर बात करें तो ये मान लो कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, CH3COOH सॉल्यूशन। अगर मान लो कि पहले 1 मोल था इसके अंदर, इसका कंसंट्रेशन 1 मोल था। आफ्टर एडिंग चारकोल द कंसंट्रेशन शुड बी, we just guess the concentration
of CH3COOH in that solution is around 0.4 मोल, तो बाकी का 0.6 मोल क्या हो गया, ये भाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, क्लियर, समझ में है, ओके। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन दूसरे हैं, जैसे कि दूसरा ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो लिटमस सॉल्यूशन, जो नॉर्मली लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, इज कलरलेस बाय एडिंग चारकोल। एंड थर्ड वन ऑब्जर्वेशन वी कैन से द unwanted color of sugar solution also colorless by adding charcoal in it, ठीक है। जो शुगर सॉल्यूशन का कलर होता है वो भी जो ब्राउनिश रेड होता है ना, जो हमने देखा था, वो भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ एडिंग चारकोल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, अगर ये इतने ऑब्जर्वेशन देखे तो किस पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा ये एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर भी एडसॉर्प्शन होता है, वो चीज तो पक्की हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, इतना नोट करो, इसके बाद हम वहां पे चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, किन पिन पे डिपेंड करेगा ये हमारा सॉल्यूशन वाला एडसॉर्प्शन, तो फर्स्ट वी कैन से बिकॉज ऑफ द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वी ऑल नो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है एनर्जी बाहर निकलना। तो इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, यहां पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि x/m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। एक्सटेंड ऑफ एडसॉर्प्शन लिख लो या फिर ये लिख लो, यहां पे आप लिख सकते हो एक्सटेंड ऑफ एडसॉर्प्शन या x/m लिख लो। मतलब कि सीधी सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, जो रिएक्शन होनी चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बैकवर्ड में आएंगी, तो वैसे ही ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, x/m डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, बिकॉज this adsorption process is a surface phenomenon। ये भी हमको मालूम है कि ये जो है वो पूरा सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस फिनोमिनन है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना, कितना सरफेस एरिया मिलता है, किसका, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट दैट इज x/m डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट दैट इज सॉल्यूट, जो हमने एसिटिक एसिड देखा था उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, द मोर कंसंट्रेशन that means the x/m increases, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा, द लेस कंसंट्रेशन, ये 2 बार लिख लिया इसलिए, x/m डिक्रीजेस, मतलब कि पहले जितना ज्यादा होगा उतना x/m ज्यादा होगा, क्लियर, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट दैट इज x/m डिपेंड्स ऑन द
नेचर ऑफ एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बंट, नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। दोनों का नेचर क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ये जो है वो ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा। वो तो हमने आगे भी देखा हुआ था, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला देखा था ना, वैसे ही इस पे भी ये चीज लगेगी। ओके, क्लियर, समझ में आया इतना, ये नोट करो इतना। अगर हम यहाँ पे फ्रिंडलिच आइसोथर्म का सोल्यूशन आप बोल सकते हो कि इक्वेशन डाल दे, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, उसके बाद रब करके लिखते हैं। अगर हम फ्रिंडलिच का इक्वेशन डाल दे, दैट इज x by m is equal to k p raised to 1 by n, but in that case यहाँ पे प्रेशर था बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्बेंट था, वो गैस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। सो हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस होता है सॉल्यूशन। तो यहां में क्या करेंगे, x बाई एम के सी 1 बाई एन कर लेंगे। ओके, वेरएज ये सभी चीजें तो आपको मालूम है, k एंड n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इज अ नेचर ऑफ एड्सोर्बेंट एंड ऑन द, आप बोल सकते हो कि एड्सोर्बेट। ओके, C is a concentration, ओके, concentration ऑफ सॉल्यूशन लिख लो आप तो भी चलेगा। ओके, अब अगर दूसरी में बात करो, अगर इसका लॉग ले लें, दैट इज ln x बाई एम ln k 1 बाई n ln c, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से करेंगे तो ये y एक्सिस पे, ये हमारा x एक्सिस पे आएगा, ठीक है, और ये जो है हमारा डिफ्रेंशिएट होगा। तो क्या मिलेगा उसमें, शायद अगले ग्राफ में मैंने थोड़ी सी गलती की होगी, देख लेना यहाँ पे x बाई एम, ये हमारी ln c, तो इतना डिफरेंस जो मिलेगा वो ln k का होगा। यहाँ पे लिखना था, मैंने यहाँ पे लिखा था, तो थोड़ा सा आप अगले जो इसका पार्ट 1 में जो ये ग्राफ ऐसा बताया था फ्रिंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन का, उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देना, यहाँ पे ln के लिखना है, ठीक है। स्लोप जो हमको मिलेगा दैट इज प्लस 1 बाई एन, ठीक है, ऐसा कुछ हमको मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है एब्सॉर्प्शन की, वो तो आगे भी देखी थी इंट्रोडक्शन में, फिर भी वापस से देख लेते हैं। यूज टू क्रिएट वैक्यूम और लो प्रेशर एटमॉस्फेयर, एब्सॉर्प्शन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मतलब कि एब्सॉर्प्शन किस किस में यूज होता है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए या लो प्रेशर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी जो है वो एब्सॉर्प्शन यूज होता है। अगर मान लो कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बोला था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बोला था जब डिस्कवरी हुई थी, चैप्टर 11 में देखा था, तो बहुत सारी ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर अगर वैक्यूम पंप ना हो तो इन केसेस में हम एब्सॉर्प्शन यूज करके भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं या फिर लो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिजीज, ये जो सैनिटाइजर्स है, सोप्स है, माउथ वॉश है, ठीक है, तो ये लोग ऑन द सरफेस फिनोमिना पे काम करते हैं। अगर सरफेस, हमारी सरफेस के ऊपर हमने कुछ टच किया है तो वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं, तो जैसे ही हम सैनिटाइजर्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उन वायरस को उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये फिनोमिना यूज़ होता है इवन ऑन सर्फ सोप ऑल्सो, जो आपने सोप में 10th केमिस्ट्री में देखा हो तो आपको लगा मिशेल जो क्रिएट होता है, जिसकी 2 पूंछ होती है, एक जो है वो ऑर्गेनिक पार्ट को अट्रैक्ट करती है और एक जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट को अट्रैक्ट करती है। जो हमारा शरीर मतलब बॉडी पे जो मेल होता है, ठीक है, जो कचरा होता है वो ऑर्गेनिक होता है, तो वो ऑर्गेनिक को पकड़ लेती है और ये जो है वो वाटर को पकड़ती है। तो इनडायरेक्टली हम हमारे बॉडी में से हम क्या कर रहे हैं कि सोप जो है वो यूजुअली क्या करेगा, कचरे को निकाल देगा। तो वो भी एक एब्सॉर्प्शन का ही प्रोसेस है, ठीक है। देन माउथ वॉश ऑल्सो, माउथ वॉश आप कोलगेट का सबका मिलता है, आप
खुला करते हो तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पकड़ लेता है उसको, ठीक है। फिर आप जैसे थूकते हो तो वापस मुंह में से निकल जाता है उसके साथ, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजीज़ को क्योर करने में भी ये एडसॉर्प्शन काम होता है। यूज़ ऑफ गैस मास्क, तो अभी तो N95 और बहुत सारे ऐसे मास्क हैं जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिवेटेड चारकोल या फिर दूसरे टाइप के जो है वो एडसॉर्प्शन एब्जॉर्बेंट होते हैं। हमको मालूम नहीं होता है कि ये कैसे वर्क करते हैं, लेकिन होते हैं जो एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। इवन कुछ गैसेस भी या होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ N95 लिखा हुआ है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके अंदर आपको मालूम है कि सिलिका जेल की एक छोटी सी पोटली या पैकेट बोल दो आप, हो रखी होती है। तो वो क्या करते हैं कि उसके एरिया में ह्यूमिडिटी जितनी भी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके सरफेस पे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो बिगड़े नहीं, ठीक है। इवन एल्यूमिनियम जेल भी उसमें यूज होता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन, तो आगे भी देख चुके हैं कि शुगर का सोल्यूशन जो है उसका कलर जो है वो निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ एडिंग एनिमल चारकोल, और हमको जो शक्कर मिलती है वो पूरी कलरलेस मिलती है, ओके। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट एडसॉर्प्शन डिग्री, अगर मान लो कि दो नोबल गैसेस हो जो रिएक्ट नहीं करती है, वो उसको हमें सेपरेट करना है तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है वो इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है, तब जाके जेनोन या कुछ रेडोन जैसी इनर्ट गैसेस जो है वो रिएक्ट करती है। लेकिन सभी गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती है, तो उस केस के अंदर एडसॉर्प्शन फिनोमिना काम आता है, जिसका एडसॉर्प्शन डिग्री जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग कंडीशन में एडसॉर्प्शन होता है उन सबका, तो इस फिनोमिना को यूज करके हम इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, दैट्स व्हाई। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर, तो कुछ एडसॉर्प्शन इंडिकेटर ऐसे होते हैं लाइक सिल्वर हेलाइड के यहाँ पे Cl Br जो भी कुछ भी आ सकता है, वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारी डाइज ऐसे कलर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके खुद कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, तो उस इंडिकेटर जो है वो ऐसा यूज होता है, ठीक है, एडसॉर्प्शन के फिनोमिना में। क्रोमेटोग्राफी यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी आपने 11th में भी देखी होगी। क्रोमेटोग्राफी हमने आई थिंक 12th चैप्टर था हमारा कार्बन का, उसके अंदर सेपरेशन टेक्निक के अंदर भी आती है, इवन 9th के अंदर भी आती है अभी तो, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो पट्टी रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, फिर वो जो है सेपरेट होता है, ठीक है। तो वो जो है वो ये सरफेस फिनोमिना ही है, और उसके अंदर जो एडसॉर्प्शन होता है वो क्रोमेटोग्राफी मतलब कि एडसॉर्प्शन ही होता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में भी ये चीज काम आती है। तो कुछ जो जनरली एप्लीकेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो अभी यहाँ पे खत्म होता है, आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।